हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में, जो कि क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गोस थ्योरम चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने कुछ चीज़ों पर पहले ही डिस्कशन कर लिया था, जैसे वेक्टर फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके थे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। घन कोण के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। घन कोण के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, और 2 हमारे होते हैं पूरक मूल राशियाँ और पूरक मूल मात्रक। तो उन्हीं पूरक मूल राशियों में हमने पढ़ा था कोण एवं घन कोण को। तो कोण को हम पहले से जानते थे कि किसी चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है, जो भी राशि होती है वो कोण कहलाती है। वहीं हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है कि घन कोण क्या होता है, तो उसमें कोई भी घनाकार नहीं बोलेंगे उसको, कोई भी सॉलिड आकृति, किसी भी सॉलिड आकृति के भीतर किसी पॉइंट पर उस सॉलिड आकृति के किसी एरिया द्वारा जो भी कोण आंतरित होता है वो हमारा घन कोण कहलाता है। हालांकि हमने इस चैप्टर में जो डेफिनेशन दी है वो एक स्फेयर मान के दी है, एक गोला मान के दी है, लेकिन यह सत्य नहीं है कि गोले के लिए हो, वो कोई भी हमारी आकृति हो सकती है किसी भी प्रकार की, तो उसका कोई भी हम घन कोण ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे गॉस की प्रमेय की, कि गॉस की प्रमेय होती क्या है और उसके कुछ अनुप्रयोग, बाकी जो बच जाएंगे अनुप्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट करते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो गॉस ने मेनली ये समझाया कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है और वो किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है, किसी क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है, तो उससे के द्वारा जो उसके उस सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसके बारे में गॉस ने बताया। हालांकि इस बात को हम पहले भी देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सरफेस हो तो उससे जो पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो हमारा ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस के बराबर होता है या समाकलन ई डॉट डी एस होता है। वही हम यहाँ गॉस के अनुसार देखेंगे। तो गॉस ने इस चैप्टर में ये बताया है, इस नियम में ये बताया अपनी प्रमेय में, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बात समझ आई कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी सरफेस है, उसके अंदर अगर Q चार्ज घिरा हुआ है, तो यहाँ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स, ध्यान रखें कुल फ्लक्स, वो आपका फाई बराबर Q/ε0 टाइम होगा। ठीक, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका चार्ज ये Q है, तो अगर वो गोल सरफेस है तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर वो आपका होगा Q/ε0। अगर यही आकृति आपकी घनाकार हो जाती है, तो इस घन के 6 घन के फ्लक्स होते हैं 6, उन 6 फ्लक्स से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई बराबर Q/ε0, यानी कि इस पर भी Q/ε0 होगा। एक मैंने और आकृति बना रखी है ये, ठीक है, तो इस आकृति में भी आप देखोगे तब भी आपका जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो Q/ε0 ही होगा। इसको प्रूव भी करेंगे हम। तो यहाँ मेनली हम देख लेते हैं कि हमारा जो फाई होगा इस प्रमेय के अनुसार वो कितना होगा, फाई ई बराबर, ई का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक से है क्योंकि फ्लक्स हम आगे भी पढ़ेंगे, और आगे जो हम फ्लक्स पढ़ेंगे वो होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स से मतलब क्या है वो मैंने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अगर उसकी हम गणना कर दें, मेनली ये कहेंगे, या फिर उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप अगर हम मेज़र कर दें कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं उससे गुजरी, तो वो हमारा कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस ने उसको बड़ा सिंपल कर दिया कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा Q/ε0 गुना होगा। बस शर्त क्या है
शर्त यह है कि जिस पृष्ठ पर हम देख रहे हैं वो पृष्ठ हमारा क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद ही सरफेस के लिए हम इसको लेंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ उन्होंने कैसे दिया कि देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर मानी है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फिगर है, वो किसी भी शेप की हो सकती है, वो स्फेरिकल हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, सिलेंड्रिकल घनाकार हो सकती है, किसी भी प्रकार से वो शेप हो सकती है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि शेप हमें लेनी कैसे है। फ़िलहाल तो हम ऐसे ही कोई भी शेप मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के आसपास कोई शेप कोई गॉसियन पृष्ठ है या कोई बंद सरफेस है, ऐसा मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ हम उसको बोलते हैं। और ये पृष्ठ जो है, मज़ेदार बात ये है कि ये पृष्ठ जो होता है ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, ये भी पृष्ठ कैसा है, काल्पनिक पृष्ठ, मतलब अगर नहीं भी होगा तब भी हम मान सकते हैं, किसी चार्ज के आसपास हम इस पृष्ठ को मान सकते हैं, जिसे हम गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। और ये एक तरह का काल्पनिक पृष्ठ होता है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी पृष्ठ, वास्तव में नहीं होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज था, इसके आसपास ये हमने एक सरफेस मान ली है। इस सरफेस पर हमने ये देखा कि भाई मान लीजिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है इससे पी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ये पता करना है कि वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, क्योंकि यहाँ हमें प्रूव करना है कि फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम यहाँ फ्लक्स देखेंगे, फ्लक्स होना कितना चाहिए। तो हम जानते हैं फ्लक्स निकालने का जो तरीका होता है कि हमें ई पता होना चाहिए, और जब ई पता होगा तो फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस हम निकाल लेंगे। तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ई और एक एस, यानी कि सरफेस। देखिए कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये एस की जगह ए दिया होता है, एरिया, चाहे इसको एस मान लीजिए, एस मतलब सरफेस होता है। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है, कहीं अगर एस ले लें या ए ले लें एक ही बात होती है। अब देखिए आगे क्या है कि मैंने लिखा है, माना कोई हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके आसपास कोई एस क्षेत्र घिरा हुआ है। अब इस एस क्षेत्र पर प्लस क्यू से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी की जो दूरी है वो प्लस क्यू से आर है। इस पर हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी हमारा अगर चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे आर दूरी पर जो आर होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एक सेकेंड। तो हमने यही मान लिया कि जो चार्ज है, मान लीजिए किसी अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट P मान रखा है उसके आसपास एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, एक अल्पांश ले रखा है सरफेस का ds। उस ds पर जो हमने देखा कि बिंदु P से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, और ये प्लस चार्ज होने के कारण, ये प्लस चार्ज है, इसलिए जो हमारा E होगा वो त्रिज्यता बाहर की तरफ होगा, वो हमारा जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर जो बिंदु होता है उस प्लस चार्ज से दूर की तरफ होता है, तो इसलिए बाहर की तरफ होगा। अब ये हमारा है ds वेक्टर। ठीक है, तो ds एक एरिया है, छोटा सा एरिया है। इस एरिया का जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो उस एरिया से, उस सरफेस से 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा सीधा ना होकर इस तरह से झुका हुआ था, तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर था इधर ds। ठीक, लेकिन जो हमारा E है वो हमारा प्लस क्यू चार्ज से सीधा सीधा बाहर की तरफ लगेगा। तो हमने ये देखा कि हमारा जो एरिया वेक्टर है और E दोनों एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पर हैं। मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा पर झुके हुए हैं। तो हम फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि भाई जो हमें फ्लक्स है डी फाई वो हमारा होना चाहिए ई डॉट डी एस के। ठीक है, अब हम ई की अगर वैल्यू रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ कोस थीटा लिया जाएगा कि यहाँ एंगल थीटा है। अगर एंगल एक ही हो आपका, जिस डायरेक्शन में ई हो उसी डायरेक्शन में डी एस हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो फाई इजिकल टू ई डी एस के बराबर ही होता है,
किंतु अगर जो दोनों एक दूसरे पर थीटा एंगल पर हों तो हमारा जो फाई होगा वो ई इंटू डी एस कोस थीटा के होगा। ठीक है, ये हमारा डी फाई हो जाएगा। फिर इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई डी एस सरफेस की कि भाई डी एस सरफेस पे कितना होगा, तो हमने लिख दिया कि डी एस सरफेस जो होगा फ्लक्स वो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस या ई डी एस कोस थीटा होगा। ठीक, अब हमें तो चाहिए पूरे फ्लक्स पर, पूरे पृष्ठ पर, तो पूरा पृष्ठ हमारा कितना होगा, एस होगा। अब उस एस सरफेस पर हम बात करें तो हमारा जो फाई की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी, देखिए यहाँ आप ये परेशान ना होइएगा कि किसी किसी बुक में इस ई की वैल्यू पहले लगाकर जो आर स्क्वायर है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को पहले से उन्होंने डी ओमेगा ले लिया है। मैंने यहाँ बाद में लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक ही बात होती है। चाहे आप जहाँ भी लगाएं डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर उसकी वैल्यू डी ओमेगा ही आएगी। तो यहाँ हमने जो है, अच्छा इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। और अगर हम इस तरह से साइन लगा देते हैं इसके बीच, तो इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस का समाकलन। किसका, क्लोज सरफेस के लिए हमने लिया है। हम बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस की, तो ये क्लोज सरफेस का समाकलन है, कोई विशेष चिन्ह नहीं है। कभी आप सोचे कि ये बीच में गोल गोल जो निशान है वो किस चीज़ का, तो ये क्लोज सरफेस को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब हम समाकलन करेंगे क्लोज सरफेस का, तो वो आएगा समाकलन ई डॉट डी एस कोस थीटा। अगली लाइन में अगर हम ई की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कोस थीटा। अब यहाँ से क्या है, क्यू हमारा जो चार्ज है वो फिक्स है, उसको हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि उसका समाकलन नहीं होगा, जो जितना भी है उतना ही है। 4πε0 हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो हमारा q अपॉन 4πε0 बाहर आ गया। अंदर अब जो बचा वो बचा समाकलन डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी डेफिनेशन में पढ़ रखी है कि डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो घन कोण के बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगली लाइन में हमारा आ गया इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी समाकलन डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए इस पॉइंट पर हमारा जो एंगल है वो डी ओमेगा है, और इस एंगल को अगर हम 3D में लें पूरा का पूरा, ठीक है, तो किसी भी सरफेस, किसी भी स्फेयर की तरह काम करेगा, ये स्फेयर के सेंटर की तरह काम करेगा। ध्यान रखेंगे किसी भी पॉइंट पर अगर आप पूरा घनकोण निकालना चाहते हैं किसी भी एंगल से, तो वो आपका होता है 4π। ठीक है, या आप सीधा सीधा याद रखें कि जब भी हम डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो वो आएगा आपका 4π। जैसे आप कोण के बारे में क्या जानते हैं कि अगर हम कोण निकालना चाहें तो ये कोण अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो पूरा कोण कितना होगा, आप बोलेंगे 180 डिग्री, 180 नहीं 360 डिग्री। कितना होता है 360, 180 तो इतना ही हो जाता है, हाफ सर्कल बना दिया 180 हो गया, फुल सर्कल बना दिया तो 360 डिग्री हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो होता है घन कोण वो होता है पूरा का पूरा 4π यानी कि 720 डिग्री। तो यहाँ पर 4π आ गया, 4π से 4π अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ हमारा आ जाता है 5E=Q/ε0। ये हमारा आ गया गॉस की थ्योरम। ठीक है, आगे देखेंगे कि अगर अब हम मान लेते हैं कि यही जो फ्लक्स जो पॉइंट था हमारा, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, ये अगर बाहर की तरफ हो, ठीक है, और ये हमारा जो सरफेस है वो इस तरह से है, तो यहाँ से जो होगा इस तरह से लाइन काटती हुई जाएगी, तो फ्लक्स जो है हमारे दो बनेंगे, एक φ1 और एक φ2। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो E होगा वो अंदर की तरफ होगा इस सरफेस में, इस पॉइंट पर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। देखो प्लस चार्ज के कारण, तो प्लस चार्ज से तो दूर ही होना हमेशा, तो इस पॉइंट पर जो दूर होगा तो इसका मतलब फ्लक्स के जो हमारा पृष्ठ है उसके अंदर भीतर की तरफ होगा, और दूसरे पॉइंट पर जो E2 है वो पृष्ठ से बाहर की तरफ होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम जो कुल चार्ज निकालेंगे, जो कुल फ्लक्स निकलेगा वो हमारा एक निगेटिव निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ पॉजिटिव हो गया भीतर की ओर, तो ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ उल्टा लिख दिया था मैंने, φ2 φ1,
तो d∅1 हमारा पॉजिटिव लिया है हमने और d∅2 हमारा नेगेटिव वैल्यू आई है, यानी कुल फ्लक्स हो गया 0। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए ज़रूरी है कि उस क्लोज सरफेस के भीतर चार्ज होना चाहिए, और जिस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस सरफेस से चार्ज घिरा हुआ नहीं होगा उस सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 0 माना जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा गॉस की नियम के अनुप्रयोग। बात समझ गए आप, गॉस के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, गॉस की कुछ थ्योरम आएंगे। गॉस ने क्या किया, थोड़ा आसान कर दिया। जैसे हमने इससे पहले चैप्टर में सबसे फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था कि पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि भाई कि कोई हमारे पास बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो बड़ा आसान ही से हमने निकाल लिया था कि 1/4πε0 × Q/r² होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा कोई अगर शेप आ जाए, मान लीजिए स्फेयर है, तो उसके कारण कितना होगा। कोई हमारे पास वायर है तो उसके कारण कितना होगा। ठीक है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, अनंत आवेश का वायर है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके बारे में हमारा कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ हमारी बहुत हेल्पफुल हुई गॉस की थ्योरम, जिसने हमें इन सब चीज़ों के मान लीजिए अनंत विस्तार की प्लेट है, मतलब जो ख़त्म ही नहीं होती, हैव नो एंड पॉइंट, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द प्लेट, उस प्लेट के बीच आसपास कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, उसका दूरी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। तो ये सब का क्लियर करने के लिए हमारी गॉस की थ्योरम ने हमारे बहुत हेल्प की। तो गॉस की इन सबको हम बोलते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिनके द्वारा हम किसी भी वो चाहे आपका लॉन्ग वायर हो पॉजिटिव चार्ज वाला, या अनंत विस्तार की इन्फिनिटी प्लेट हो, चार्ज प्लेट, उसके आसपास, या फिर आपका कोई स्फेयर है उसके आसपास या उसके भीतर खोखला स्फेयर है तो क्या होगा चालक। ठीक है, या चालक पूरा स्फेयर है तो उसके आसपास क्या होगा। तो इस तरह से जो हम निकाल सकते हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले लिया है कि मान लीजिए कोई अनंत लंबाई के कोई भी हमारे पास आवेशित तार है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र, उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम जो देखिए 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। रेखीय आवेश घनत्व हमारा वहाँ काम करेगा जहाँ किसी भी चीज़ में लंबाई होगी। जब लंबाई में हम घनत्व निकाल रहे होंगे तो उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। जब हम किसी क्षेत्रफल के कारण निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। और जब हम किसी ऐसी चीज़ में आवेश घनत्व फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमारा आयतन काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लेके मैंने रेखीय आवेश घनत्व की, तो बहुत आसान डेफिनेशन है कि मान लीजिए हमारे पास कोई इकाई लंबाई में जो भी हमारा आवेश होगा वो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा। तो हमने लिखा है इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने डेरिवेशन में लिखा है अनंत लंबाई के। अब अनंत लंबाई का मतलब क्या है कि ऐसी लंबाई जिसकी हमें कोई पता ही नहीं हो कि कितनी लंबाई है, वही तो अनंत लंबाई होगी। अनंत का मतलब क्या होता है, जो डेफिनिट ना हो, जिसे डिफाइन ना किया जा सके कि ये तार 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, 1000 मीटर का है या 1 किलोमीटर का है, कितना बड़ा तार है। तो इस ऐसे तार को हम क्या कहेंगे, अनंत लंबाई का तार। अब जब हमारी लंबाई ही अनंत हो गई तो हमारा चार्ज भी कहाँ तक फैला हुआ होगा, अनंत तक। अब अनंत तक चार्ज फैला होगा तो बड़ी समस्या ये है कि उस पर कुल चार्ज कितना माना जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने यूज़ किया रेखीय आवेश घनत्व को। अब ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई L लंबाई का वायर है, उस L लंबाई में हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है। तो हम वहाँ आसानी से लैम्डा को निकाल देंगे, लैम्डा बराबर Q/L। और यकीन मानिए कि ये जो आवेश घनत्व है
ये चाहे आप 100 मीटर के लिए ले लीजिए, Q/L जो मान आएगा वो उसके लिए लाई करेगा। आप 1000 मीटर के लिए लेंगे तब भी आपका आवेश घनत्व वही रहेगा। आप 1 किलोमीटर के लिए लेंगे तब भी आपका आवेश घनत्व नहीं बदलेगा। भले ही आपका लंबाई के अनुसार आवेश बदल जाए, लेकिन हमारा आवेश घनत्व कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देखिए, हमने माना है कि मान लीजिए कोई हमारे पास अनंत लंबाई का कोई धनावेशित तार है जिस पर प्लस चार्ज है। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर हम बार बार प्लस चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, आपका निगेटिव चार्ज भी हम ले सकते हैं। बस अंतर यह आएगा कि जो विद्युत क्षेत्र आप निकालने जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है, और अगर वही आप निगेटिव आवेश के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए लेंगे तो वही आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात जो बड़ा खेल हमारा होता है यहाँ पर, वो होता है गॉसियन सरफेस मानना। जो मैंने काल्पनिक सरफेस की बात की थी गॉस की प्रमेय में, वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। तो हम क्या करेंगे कि हमने ये देखिए, यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रही होगी कि एक हमारे पास अनंत लंबाई वाला कोई तार है, उसके आसपास हमने एक गॉसियन सरफेस मानी है। इस गॉसियन सरफेस की खासियत ये है कि इसकी जो लंबाई है वो केवल L है। कितनी लंबाई है? L लंबाई। जो हमने ऊपर घनत्व की बात की थी वही ये लंबाई है। और इस गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ चार्ज Q है। ध्यान रखना, हमारा चार्ज पूरा Q नहीं है, हमारा चार्ज सिर्फ इस बेलन के अंदर जो चार्ज है वो Q है। कितना है? Q चार्ज है। ठीक है, अब इस Q चार्ज के कारण इस जो क्रॉस ये जो सेक्शन है हमारा, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आसपास निकालनी है किसी r दूरी पर। तो हमने मान लिया कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी शेप हमारी बेलनाकार है। अच्छा, बेलनाकार ही क्यों मानी है? क्योंकि हमारा जो वायर होता है वो बेलनाकार ही होता है। ठीक है, और बेलन के ऊपर जो सरफेस मानी जाएगी अब अनंत लंबाई का है, तो वो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी पैदा होती है और वो है हमारी बेलनाकार। तो हमने इसलिए यहाँ पर बेलनाकार मानी है। तो यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा P, और दूसरा पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा होगा Q। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर जो मैंने माना है Q है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, और ये हमारा पॉइंट है P। तो इन पॉइंट पर हमें देखेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है वो कितना निकल रहा है। उसके लिए हमने क्या मान लिया है कि स्मॉल एलिमेंट मान लिया है। कुछ चीज़ें लिखने को रह गई हैं, उसको लिख लेना। यहाँ ds एलिमेंट है। ठीक, अब जब ds एलिमेंट है तो आप जानते हैं, थोड़ा मैं इस तरह से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ds एलिमेंट जो है, ये हमारा ds एलिमेंट है, तो इसका जो वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर, वो ds बाहर की तरफ होगा। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ चार्ज के कारण जो E होगा विद्युत क्षेत्र, वो भी आपका त्रिज्यतः बाहर की ओर होगा। त्रिज्यतः बाहर की ओर, त्रिज्यतः समझते हो, 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं ये हमारा E और ds जो हैं वह दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि बिंदु P पर से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा? d∅1 बराबर E डॉट ds बराबर E ds कोस थीटा बराबर E ds कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री क्यों लिया है मैंने आपको दिखाया। देखिए, जो E है, जो ds है, वो अगर हम इसी को इधर भी मान सकते हैं इस पॉइंट को, तो ये ds भी इधर होगा और आपका E भी इधर होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। इसलिए हमारा ∅1 जो है वो E ds आ गया है। इसी प्रकार देखिए, हम अगर बात करते हैं Q पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारे देखिए जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसकी 2 सरफेस हमें दिखाई दे रही हैं। एक सरफेस हमारी ये वाली है, वक्र पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं, 10th क्लास में या 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। और एक सरफेस हमारी ये है जो इसके ऊपर है, ये वाली, ये सरफेस पूरी, ये नीचे सरफेस नहीं है, ये फालतू बन गया। ये जो गोल वाली है, ये वाली सरफेस जो है ये हमारी प्लेन सरफेस है। तो हम 2 तरह से दिखा सकते हैं। एक हमारी ये रेड वाली हो गई, ये पूरी सरफेस है,
तो ये हमारी कैसी सरफेस है, वक्र पृष्ठ, और ये हमारी ऊपर नीचे वाली जो है वो जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है हमारी। तो दो तरह का हम फ्लक्स भी दो तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हम ऊपर वाले फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए ऊपर भी मैंने एक ds बनाया है, ये जो गोला है इसके ऊपर जो ds है, यहाँ जो ds बनाया है उसके बारे में देखिए। जो ds इसका वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और जो e होगा, लेकिन e जो होगा वो बाहर की तरफ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा चार्ज ये है, और चार्ज हमेशा क्या करता है, अपने से बाहर की तरफ ढकेलता है। तो जो e है वो बाहर की तरफ हमारा मिल गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, ds और e के बीच में? देखिए ds और e के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो φ2 कितना होगा, d φ2 हमारा, d φ2 हमारा होगा e, d φ2 आपका हो जाएगा e ds, e डॉट ds बराबर e ds। आप जानते हैं e डॉट ds कितना होता है, e ds कोस थीटा होता है, और यहाँ थीटा जो कितना बन रहा है, थीटा हमारा बन रहा है 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू सब जानते हैं आप कितनी होती है, 0 डिग्री। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कुल गॉसियन फ्लक्स जो निकलेगा, जो जितने भी आपके फ्लक्स होते हैं उन सब फ्लक्स को ऐड करके निकलता है। तो फाई ई बराबर कितना होगा, जो फाई ई होगा वो, सॉरी डी फाई कह सकते हैं, डी फाई ई जो होगा d φ1 प्लस d φ2 के बराबर होगा। और कुल फ्लक्स की बात की जाए तो हम समाकलन कर देंगे तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पहले का समाकलन d φ का समाकलन जो होगा वो फाई ई आ जाएगा, और d φ2 हो जाएगा समाकलन d φ2, वो आपका जाएगा ये फाई 2 की जगह क्या था, e डॉट ds, तो e ds आ गया। और थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था हमारा 0। देखिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखिए यहाँ पे ये है, इसको समाकलित किया गया है बस, तो यहाँ समाकलन आ गया है। कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ भी समाकलन किया गया, लेकिन 0 का समाकलन 0 ही लेंगे हम। ठीक है, एक लिमिट के अंतर्गत होता है। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ एक लाइन हमारी रह गई थी, तो वो थी d φ बराबर, कुल फ्लक्स d φ बराबर φ1 प्लस d φ2, फिर इसका समाकलन किया जाएगा कुल फ्लक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका e डॉट ds, फाई बराबर कितना का आ गया, e डॉट ds के। और मैं आपसे कहूँ तो ये ds क्या है, ये कौन से पृष्ठ का है, तो ये है हमारे वक्र पृष्ठ का। और वक्र पृष्ठ का आप फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, 2πrl। वैसे 2πrh हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ हमारी जो लंबाई होती थी, यानी कि ऊंचाई जो होती थी बेलन की, वो h होती थी, और यहाँ हमने लंबाई जो ली है या ऊंचाई जो ली है वो l ली है, इसलिए हमने 2πrh इसको लगाया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा भी है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl। थोड़ा रह गया, यहाँ पे लिख लेना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl। तो यहाँ आपका जो है, किंतु अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर उसका रोल होगा। तो उसका रोल क्या है, अगर हम गॉस की प्रमेय से पूछें तो गॉस की प्रमेय तो ये बताती है, वो दूरी को नहीं जानती, वो सिर्फ ये जानती है कि जो भी चार्ज घिरा हुआ है किसी भी सरफेस से, वो उस सरफेस से बाहर फ्लक्स का मान क्या रखेगा, फ्लक्स का मान कितना होगा गुजरने वाला उस पूरे को पूरे बंद पृष्ठ से, तो वो होगा फाई ई बराबर Q/ε0। अब Q क्या है हमारा, तो यहाँ Q हमारा है, यहाँ Q तो हमें पता ही नहीं है क्या है। अब फिर से जाते हैं इस फिगर के पास, तो Q हमारा बहुत बड़ा है, अनंत तक है, लेकिन L लंबाई में हमें पता है कि हमारा आवेश कितना है, Q है। अनंत लंबाई में हमें कितना पता है कि हमारा जो चार्ज है वो कितना है, Q है, और लंबाई कितनी है, L है। अनंत के लिए नहीं, स्मॉल l लंबाई के लिए जो चार्ज है वो Q है, इसलिए हम जो उसका आवेश घनत्व निकाल सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर QL से। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो कितनी जाएगी, लैम्डा L। तो मैंने यहाँ पर Q की जगह क्या रख दिया, लैम्डा L। ठीक, अब दोनों को बराबर करेंगे, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को हम, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो क्या आएगा, E × 2πrl बराबर लैम्डा L अपॉन ε0। ठीक है,
तो यहाँ से जो ई की वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है, उसका वेक्टर फॉर्म जो है वो हमने ये लिख दिया है इस तरह से। और हम एक ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं कि ई और आर एक दूसरे से कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो इस तरह से ग्राफ हमारा मिल जाता है। ठीक है, एक कर्व में ग्राफ हमारा मिल जाएगा। ये हमारा जो है आपका किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उसके समीप किसी बिंदु जो कि उससे आर दूरी पर है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी अगर चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। देखिए, इसी की तरह एक और है कि अगर हम अब की बार एक वायर ना लेकर अनंत विस्तार की कोई प्लेट लें, अनंत विस्तार की अचालक प्लेट लें। देखिए, चालक में और अचालक में थोड़ा अंतर है। चालक में ये अंतर है कि चालक के जो पृष्ठ होंगे, जो पृष्ठ के इधर और उधर चार्ज होंगे वो इस तरह से बिहेव करेंगे कि अलग अलग, जो इधर वाला चार्ज है वो दूसरी तरफ भी बिहेव करेगा और दूसरा वाला दूसरी तरफ, मतलब उसके दोनों ओर जो प्लेट है उसके दोनों ओर जो चार्ज हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, अलग अलग दो फ्लक्स बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी चालक प्लेट होगी तो चालक प्लेट का जो चार्ज होता है वो पूरी तरह से फैला रहता है। तो इधर उधर कोई जो पॉइंट्स होंगे उन पर एक ही दोनों पृष्ठों का चार्ज सेम वर्क करेगा। ठीक है, जो भी कुल फ्लक्स होगा वो एक ही प्लेट के कारण होगा, एक ही चार्ज डेंसिटी के कारण होगा। लेकिन अचालक प्लेट पे क्या है कि दोनों पृष्ठों के इधर उधर से चार्ज के कारण दोनों फ्लक्स हमारे मिलते हैं दोनों ओर। एक मिनट में समझा देता हूँ आपको कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई अचालक प्लेट है तो उसका ये 1 और ये 2 दोनों सिरे जो है हमारे इधर भी फ्लक्स बनाएंगे और इधर भी फ्लक्स बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन यही चालक होगी तो ये 1 और 2 हमारे अलग अलग वर्क करके एक ही तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि हमारे पास जो सबसे पहले हम पृष्ठावेश घनत्व को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी यहाँ प्लेट भी है, वो भी अनंत विस्तार वाली है। तो हमारा जो पृष्ठावेश घनत्व वो कितना होगा, वही हमारा एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं। जैसे एकांक लंबाई में स्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वैसे ही हम एकांक एक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, और मात्रा किसका होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। रेखीय आवेश का होता है कूलाम पर मीटर, और आगे हमारा आयतन आवेश आएगा, आवेश घनत्व उसका होगा कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई अनंत विस्तार वाली ये प्लेट है। इस प्लेट पर अब अनंत विस्तार का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी है, हम उसका क्षेत्रफल तो निकाल नहीं सकते। तो हमने क्या मान लिया, हमने उससे किसी एक छोटे से एरिया पर ही एक गॉसियन सरफेस मान ली। ये जो हमारी गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसी गॉसियन सरफेस, इसी के दोनों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस मानी। तो ये भी हमारी कैसी हुई, सिलिंड्रिकल सरफेस हमारी बनी। अब इससे हम देखेंगे कि एक हमारे पास ये पी है और एक हमारे पास क्यू है और ये एक हमारे पास आर है। 3 पॉइंट हमने दर्शाए हैं, क्योंकि जो आर पॉइंट है वो एक ही तरह का है दोनों तरफ। अगर आर पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा तो वो सारे के सारे पृष्ठ पर 0 होगा। केवल यहाँ जो पृष्ठ होगा मिलने वाला है हमें, वो समतल पृष्ठ के कारण मिलने वाला है। तो मान लीजिए उस समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ऐसा है, तो उसका स्मॉल एलिमेंट ds अगर हम ले लें तो बिंदु P पर जो फ्लक्स हो जाएगा, देखिए पहले की भांति है, कुछ अलग नहीं है। फ्लक्स कितना होगा कि d5p का मतलब P बिंदु पर फ्लक्स। ठीक है, इस तरह से Q बिंदु पर मैंने ले लिया d5q, आप 1-2 भी ले सकते हो। तो वो कितना जाएंगे, E डॉट ds बराबर EDS कोस थीटा। ठीक, यह हमने ले लिया EDS कोस थीटा कितना, तो आप देखोगे ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण जो E है वो बाहर की ओर और जो यहाँ पर स्मॉल ds माना है वो भी बाहर की ओर। तो एक दूसरे के कैसे हो गए, समांतर हो गए। इसी तरह Q बिंदु पर भी E जो है वो बाहर की ओर है और Q बिंदु पर जो ds है, ds वेक्टर है वो भी बाहर की ओर है। तो यहाँ पर दोनों बराबर बराबर आपने एलिमेंट लिए हैं, तो दोनों का बराबर। आप चाहें तो आप इसको अलग अलग भी निकाल के दिखा सकते हैं, P बिंदु पर अलग, Q बिंदु पर अलग, लेकिन मैंने बराबर बराबर स्मॉल एलिमेंट मानकर इनको एक जैसा कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फ्लक्स होगा जो समतल पृष्ठ से गुजर रहा होगा वो होगा
उसके स्मॉल एलिमेंट का कितना होगा, ई डॉट डी एस होगा दोनों पर। इसी प्रकार मान लीजिए हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माने, तो वक्र पृष्ठ पे आइए। अब वक्र पृष्ठ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो इस तरह से बन रहा है, तो इसका जो क्षेत्र होगा, जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर होगा 90 डिग्री पर, और जो ई होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। ई की डायरेक्शन नहीं बदलेगी आपकी, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन में, तो आपकी बार एंगल कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना 0। ध्यान रखना जहाँ भी हमारा क्षेत्र पर वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, वहाँ फ्लक्स हमारा शून्य हो जाता है। तो ये हमारा जो ई डी फाई आर जो है मैंने ले लिया है 0। अब कुल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, तो वो गॉसियन सरफेस कितना होगा कि भाई हमारे पास जो अलग अलग सबके गॉसियन सरफेस हो उनके सबके समाकलन कर दीजिए आप, ठीक। तो इसका समाकलन तो था ही नहीं, 0 है, ठीक है। थोड़ा देखिए यहाँ पर गलती ही मानूंगा मैं अपनी ही, क्योंकि यहाँ हमने क्लोज सरफेस लेकर डी फाई आर का समाकलन मैंने 0 लिख दिया है, लेकिन डी फाई आर में हमारा 0 है, और 0 का समाकलन 0 नहीं होकर कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारा एक लिमिट के अंतर्गत ये समाकलन हो रहा है, लिमिट से बाहर समाकलन नहीं है। तो जब लिमिट्स होती हैं तो वहाँ पर हमारा कोई कांस्टेंट नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको 0 ही मानेंगे। क्या मतलब जो है, अगर हम लिमिट माने तो ये 1 2 एक जैसी आएंगी, और जब हम इनके मान लगाएंगे 1 - 2, जो भी लिमिट आएगी 1 एक जैसी होगी, 2 भी एक जैसा होगा, तो एक जैसे में एक जैसा जाकर 0 ही आता है, तो इसलिए हमारा ये 0 आ गया, ठीक है। बाकी हमारे बच्चे D5 ये समतल पृष्ठ के समाकलन, तो वो हमारे इतने आ गए, ठीक है। ई डॉट डी एस इंटू ई डॉट डी एस, तो अगर जब देखें तो हमारा एक जैसा है, तो ये 2 इंटू समाकलन, इस समाकलन का मार्क है ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो है वो क्या है, वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे समतल पृष्ठ पर एक जैसा ही होगा, वो बराबर दूरी पर बराबर ही रहता है, ठीक है। तो समाकलन डी एस कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि समतल पृष्ठ है, ये जो समतल पृष्ठ हमारे थे, ये गोल बेलन के बेलनाकार गॉसियन सरफेस है, उसका समतल पृष्ठ हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एस है, ठीक है। तो ये हो गया एस, ठीक। तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई एस। अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारा हो जाएगा फाई बराबर 2 ई एस, या अगर हम गॉस की प्रमेय लगा दें यहाँ पर, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और दोनों को क्या कर सकते हैं, हम बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा ई इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन 2s एप्सिलॉन नोट। लेकिन हम क्या हमारा एस फिक्स था, नहीं, क्योंकि एस तो कितना भी हो सकता है, अनंत विस्तार की प्लेट है, तो हम कितना भी बड़ा गॉसियन सरफेस हम मान सकते हैं। तो यहाँ हम एस को ना यूज़ करके किसको यूज़ करेंगे, उसके आवेश घनत्व को यूज़ करेंगे। तो आवेश घनत्व निकालने के लिए क्या है, क्यू बराबर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, तो क्यू बराबर हो गया आपका सिग्मा एस, रख दीजिए इस क्यू बराबर सिग्मा एस, तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये हमारा किसी अनंत विस्तार वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। देखिए बच्चों, इस डेरिवेशन को मैंने थोड़ा फास्टली समझाया है, तो यहाँ आपको दो ही फैक्टर याद रखने हैं कि डी एस और ई में एंगल कितना है। अगर समांतर है तो एंगल 0, यानी कि जो फ्लक्स होगा वह ई डी एस ही डिपेंड करेगा, और यही अगर हमारा डी एस हो जाए इस तरह से और ई हो जाए इस तरह से, तो हमारा जो समाकलन हो जाएगा वो 0, जो भी हमारा फ्लक्स है वो 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में कुछ नए अनुप्रयोग उसके करेंगे इसी प्रकार से। बार बार क्या करते जाएंगे हम, ई डॉट, एक बार फाई की वैल्यू हम ई डॉट डी एस से, जितने भी हमारे ई डॉट डी एस बन रहे होते हैं उनसे निकालते हैं, और दूसरी बार हमारा रख देते हैं गॉस की प्रमेय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को कर देते हैं बराबर, तो हमें बार बार ई की वैल्यू प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे चालक प्लेट के कारण कितना होता है, ठीक है। चालक प्लेट के कारण या दो हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट हैं तो उसके कारण कितना होगा, और गोले के, खोखले गोले और सॉलिड स्फीयर यानी कि आपके ठोस गोले के कारण उसके आसपास, उसके बाहर कितना होगा, उसकी सतह पे कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, उसके भीतर कितना होगा। तो ये हम सब चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए।
और जो भी आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख कर बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर दूंगा, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।